मेंटली बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ता है। मेंटली आप कैसे हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे, क्योंकि एक पूरी कंट्री की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वहाँ पे, और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ओलंपिक सबसे बड़ी बात है 4 साल में आता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है कि 4 साल में आपको एक थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वहीं पे आपको परफॉर्म करना है। फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पीछे तक रखती है शोल्डर को, और हमारा ब्लॉकिंग लैग जब लगता है तो पूरा फिर सिर्फ हाथ का काम रह जाता है जी। तो जितना हम जोर से फेंक सकते हैं तो ये पूरा 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 टाइम लेता है। और फिर लास्ट में जाके एक रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को हम ऐसे उंगली को ऐसे छोड़ते हैं ना, जी जी जी। तो उस तरह से वो फिर ऐसे फेंकता है। ये पैर है जो ब्रेक मारता है, और फिर पीछे से बहुत ज़्यादा स्पीड में ये हाथ थ्रो करता है, और ऐसे हवा सी निकलती है हाथ से, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा। अजियो प्रेजेंट्स द रणवीर शो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में भारत की शान नीरज चोपड़ा हमें बताएंगे हाउ ही अचीव्ड इट इन स्टाइल। आज के एपिसोड में मैंने उनकी मेंटालिटी जानने की कोशिश करी, उनके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं ट्रेनिंग को लेकर, सक्सेस को लेकर, फेलियर को लेकर, इन सारी चीजों को मैंने जानने की कोशिश करी ताकि आपकी भी मेंटालिटी इस एपिसोड से बेनिफिट हो जाए। अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो, इफ यू वांट टू अचीव इट इन स्टाइल, इस एपिसोड को एंड तक देखिए। ये लुक है स्टाइल्ड बाय आजियो। दोस्तों, विदाउट फर्दर अडू, ये है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, भारत की शान नीरज चोपड़ा ऑन TRS। नीरज चोपड़ा भाई, इंडिया के लिए आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू रणवीर भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि वेलकम टू TRS। थैंक यू सो मच भाई। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही एक पॉजिटिव और स्पोर्टिव वाइब आ रही है यहाँ पे। मैंने रूम देखा वहाँ पे, इतने स्पोर्ट्स लेजेंड अपने, तो बहुत ही मजा आया वो देख के। कैसे हो आजकल मेरे भाई? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त ट्रेनिंग चल रही थी, और बस पूरा दबा के मेहनत चल रही है अभी। आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी किसी को फील हो जाती है जब आपको फेस टू फेस कोई देखेगा। आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हो। आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हो, पर कॉन्फिडेंस आप में तो बहुत है। हाँ, मुझे लगता है कि वो जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नुकसान कर देता है, पर अगर ओवर कॉन्फिडेंट भी है तो अपने तक ही रखो उस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि एक ट्रस्ट तो रहना चाहिए अपने आप पे कि ये मैं कर सकता हूँ। गोल्ड मेडल जीतने से पहले कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था आपके दिल में? उस टाइम पे ये था कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपना बेस्ट करूँगा यहाँ पे, पर ऐसा गोल्ड मेडल का कोई मैंने प्रेशर नहीं लिया था कि मैं गोल्ड जीतूंगा। वो उसी दिन डिसाइड होता है, क्योंकि बहुत तगड़े एथलीट थे वहाँ पे, तो मैंने अपना 100% दिया, बाकियों ने भी दिया। किसी से स्पोर्ट्स ऐसा है कि कई बार अच्छी से अच्छी टीम भी या अच्छे से अच्छा एथलीट अपना परफॉर्म नहीं कर पाता उस दिन, और मेरा उस दिन ठीक काफ़ी अच्छे से रहा। तो ये अप डाउन स्पोर्ट्स में चलते रहते हैं, पर प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी। ऐसे क्यों होता है? पर एक तो ओलंपिक्स का बोलते हैं कि एक मेंटली बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ता है। मेंटली आप कैसे हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे, क्योंकि एक पूरी कंट्री की आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वहाँ पे, और आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ओलंपिक्स सबसे बड़ी बात है 4 साल में आता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है कि 4 साल में आपको एक थोड़ा सा टाइम मिलता है कि वहीं पे आपको परफॉर्म करना है। तो इतने टाइम, और अगर वहाँ पे उस मौका चूक गया तो अगले 4 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक मेंटल इशू है कि वो एक बन जाता है कि यार 4 साल बाद और मिलेगा ये मौका, तो उसी टाइम पे, उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको करके दिखाना है कुछ। तो वो एक मुझे लगता है कि वो मेंटली, फिजिकली तो सब फिट होते हैं। अगर आप ओलंपिक्स लेवल पे जाते हैं तो फिजिकली सब फिट है, लेकिन वहाँ पे मेंटली कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, बहुत कुछ पूछना है आपसे यार। बिल्कुल, आप पूछो, बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, जब आप वो जैवलिन फेंक रहे थे, जो विनिंग थ्रो था आपका, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तभी भी आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, या आप कुछ ऐसे विजुअलाइज कर रहे थे? विजुअलाइजेशन मैं पहले भी करता हूँ थोड़ा, मतलब कंपटीशन से पहले, या मैं खेलने वाला हूँ उससे पहले माइंड में चलता है। सॉन्ग सुनता हूँ, ऐसे आंख बंद करके मैं सोचता रहता हूँ कि ओके, मैं रनवे पे हूँ, मैं भाग रहा हूँ और मैंने अच्छा थ्रो किया। जो हमने ट्रेनिंग में फोकस किया है कि
हमको इस तरीके से टेक्निक करनी है, वही मैं फोकस करता हूँ कि वहाँ पे भी करूँ। और जब फील्ड पे होता हूँ तब 100% अपना यही रहता है माइंड में कि बस पूरा अच्छे से भागना है रिदम से, और 100% अपना पूरा जोर लगा देना है फेंकते टाइम। ओके। तो वही था, उस थ्रो में अच्छा लगा। और सभी बोलते हैं कि मैंने थ्रो करते ही ऐसे पीछे, मतलब वो थ्रो को नहीं देखा, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फील हो जाता है, क्योंकि इतने साल से एक ही इवेंट की ट्रेनिंग करते करते, जेवलिन की ट्रेनिंग करते करते वो फील हो जाता है कि हाँ ये थ्रो बेस्ट है। जैसे बास्केटबॉल में स्टेफ करी बॉल फेंकते हैं, हाँ, स्टेफ करी फेंकते हैं तो वो मतलब देखते भी नहीं कई बार, तो वो पब्लिक अपने सेलिब्रेशन, टाइगर वुड्स हैं वो मारते हैं, वो पहले ही सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि भाई वो भी एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उनको अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास है कि उन्होंने इतनी ट्रेनिंग की है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस है उनका। जो आपने मेंटल फिटनेस की बात करी, मतलब हर कोई फिजिकली फिट होता है पर मेंटली फिट होना मुश्किल होता है ओलंपिक्स में, क्योंकि कुछ लोगों को शायद लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है ओलंपिक्स में, कुछ लोगों को ज्यादा से ज्यादा शायद 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ हैं मतलब जो कई एथलीट होते हैं 4-5 भी ले लेते हैं, लेकिन वो ये है कि एक पीक टाइम तो होता है सभी का, एक पीक एज होती है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। हाँ, एक एज होती है कि भाई खासकर जो फिजिकल स्पोर्ट हैं, जो जिसमें हमको फिजिकली ज़्यादा करना है, जैसे शूटिंग है उसमें 45 करके शायद कोई ईरानी शूटर थे, उन्होंने मेडल जीता। लेकिन जो ऐसे स्पोर्ट है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड है, आपको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है, परफॉर्मेंस मेंटली के साथ साथ बॉडी से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड करती है, तो वो उसमें कुछ एक आपका एज होता है। जैसे हमारे उसमें बताते हैं कि 28, 29 तक, 30 ओवर 30 तक मतलब बहुत अच्छा रहता है। कुछ ने दिया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे 30 के बाद भी, लेकिन ये कुछ एज ऐसी है कि एक पीक एज रहती है, तो उसमें ही आप उन ओलंपिक्स में बहुत अच्छा कर पाते हैं। पता है सहवाग सर आए थे शो पर जी, और उन्होंने कहा कि यार ओलंपियंस को ज़्यादा इंटरनेट पे बुलाना चाहिए, पॉडकास्टर्स को, इंटरव्यूअर्स को। आप ये मानते हो कि आपने ओलंपिक स्पोर्ट्स की पहचान बदल दी है भारत में? मेरे से पहले काफ़ी अच्छे रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ अपना नाम ले लेना चाहूँगा, क्योंकि पीवी सिंधु जैसे, और अभिनव बिंद्रा जी, विजेंद्र सिंह, हाँ विजेंद्र सिंह, ध्यानचंद, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, मतलब अपने बहुत अच्छे गगन नारंग, सभी का नाम मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे अपने ओलंपियंस ऐसे जिन्होंने कंट्री के लिए मेडल जीते हैं और देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका भी एक योगदान है इसमें। और मैं पैरालंपियंस को भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस बार कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, सभी ने बहुत ही बढ़िया किया, तो एक सभी की वजह से सभी का एक यूनिटी है जो एक पहचान दिला रही है। और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स बहुत लोगों ने फॉलो किया इस बार। तो वो अच्छा था। पर क्योंकि हमने ट्रैक एंड फील्ड में एक इवेंट जीता हुआ है ओलंपिक्स में, आई फील कि अब बहुतों का ध्यान अब ओलंपिक स्पोर्ट्स पर आ चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैवलिन आपके हाथों में डाला था किसने? कोई जैवलिन मेरे हाथों में, वैसे तो मेरा खुद ही, किसी ने ये नहीं बोला था कि यार तू ये स्पोर्ट कर ले, वो मेरा खुद का ही, मैंने थ्रो करते हुए देखा। सभी स्पोर्ट थे, मतलब एक स्टेडियम था, मल्टी स्पोर्ट थे उसमें, वहाँ पे वॉलीबॉल भी था, क्रिकेट भी था, बास्केटबॉल था, टेनिस वगैरह सब भी, रेसलिंग था, फुटबॉल, हॉकी, सब स्पोर्ट थे। लेकिन वो एक कोने से कुछ दोस्त थे, वो मतलब उस टाइम पे बने थे, तो वो जेवलिन थ्रो कर रहे थे बिल्कुल कोने पे स्टेडियम में। ये कहाँ की बात है? ये पानीपत स्टेडियम की बात है, शिवाजी स्टेडियम की। तो वहां पे मैंने उनको थ्रो करते हुए देखा, तो तभी उसी टाइम बस एक मन में एक अजीब सा, एक सभी स्पोर्ट की तरफ ना होके फिर भी मुझे वो अच्छा लगा। वो फेंक रहे थे, वो जेवलिन ऐसे हिलती हुई जा रही थी और वो आगे जाए गड़ रही थी, तो बस मेरा मन किया कि यार मुझे भी ये फेंकनी है। तो मैंने ऐसे ट्राई की थी, तो तब जाके वहाँ पे जो मेरे आसपास के जो दोस्त थे, जयवीर नाम है उनका, तो वो उन्होंने बोला कि भाई साथ में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे। एक जो उस टाइम पे मैं जिनके साथ थोड़ी फिटनेस करता था, जितेंद्र नाम उनका, तो उन्होंने फिटनेस करवाई, तो उनके साथ धीरे धीरे मतलब ऐसे स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा वो नहीं था। लेकिन जब से जेवलिन की ट्रेनिंग स्टार्ट की तो तब पता लगा कि बस अब यही करना है। जब पहली बार जेवलिन को थ्रो किया था आपने, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? बस मैं सोच रहा था कि जैसे ये फेंकते हैं वैसे ही फेंकना है मुझे भी, बस मतलब दूर फेंकना। हाँ, वैसे फेंकना, ऊन की तरह फेंका नहीं गया और बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंका गया मेरे से, लेकिन ये था कि ठीक था। और वही है कि आपको ट्रेनिंग ही परफेक्ट बनाती है, तो अच्छे से ट्रेनिंग करते गए। पर जिस तरह के आपके बॉडी के डायमेंशंस हैं, उसका भी कुछ रोल रहता है जेवलिन थ्रो में? अब
अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ थ्रोअर्स हैं वो स्पीडी होते हैं, ओके कुछ थ्रोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि हमारे स्पोर्ट में कोई वेट कैटेगरी नहीं है। आप 80 kg के हो या आप 120 kg के हो, आपको एक ही जगह पे सभी को कम्पीट करना है। तो सभी का पार्ट, सभी का बॉडी लैंग्वेज और सभी की फिजिकल फिटनेस अलग ही होती है। कुछ जर्मन्स को आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे 6.5 6.4 फीट होते हैं और ऐसे ओवर 100 kg, हम बच्चे लगते हैं उनके सामने खड़े हुए। आपकी हाइट क्या? मेरी 5'11" 6 फीट के करीब है, मतलब इतना ही है। ओके। और वेट मेरा कंपटीशन टाइम पे अराउंड 86 87 तक रहता है। तो मतलब उनके सामने खड़े हुए हम ऐसे लगते हैं, लेकिन जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका भी वेट ऐसा ही जितना मेरा रहता है उतना उनका ही था, लेकिन वो भी अच्छी थ्रो करते हैं और हमारे जितने वेट के भी अच्छी थ्रो कर लेते हैं। अब उसमें क्या है कि हम थोड़ा स्पीडी हैं, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, तो वो एक सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और टेक्निक बहुत बड़ा एक पार्ट है इस स्पोर्ट में। और हनुमान जी आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, अपने आप है। तो स्पोर्ट कोई भी खिलाड़ी है इंडिया के तो हनुमान जी को तो पूरा, और शिव जी को तो पूरा वो मानते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल खिलाड़ियों के भगवान है। सब जय बजरंगबली बोल के और जय बजरंगबली चढ़ा लो। हाँ जी, जय हनुमान। हाँ जी। 2 चीजें कहना चाहूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल भाई। पहली चीज ये है कि यार हमने 500 पॉडकास्ट कर लिए, तो एक इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है या उनका कैरेक्टर कैसा है थोड़ा बहुत पता चल जाता है पॉडकास्टर को, थोड़ा बहुत। बिल्कुल। आपकी आंखों में बहुत ज्यादा शांति है यार, खुशी है, ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। थैंक यू। बहुत ज्यादा हम्बल हो आप। शायद इसलिए भगवान ने आपको मेडल एज अ गिफ्ट दिया है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि यार, क्योंकि ठीक है आप जीत रहे हो, मुझे लगता है कि मैंने मेडल जीता, मेरे घर वालों को खुशी हुई, पैसा वगैरह मिला तो भाई ठीक है मुझे मिला, और मैं अपने आसपास के लोगों को अपने घर पे मैंने गाड़ी ले ली या कुछ भी ले लिया, अपने लिए कुछ ले लिया। लेकिन लोगों को हम क्या देते हैं, लोगों को हम एक अच्छा आगे से बोल सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर वो हमसे फ़ोटो के लिए बोले तो हमको थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपने टाइम से, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी हम दे पाए। तो वही मांगते हैं लोग हमसे, कुछ ज़्यादा मतलब उनकी बहुत ज़्यादा हमसे मांग नहीं है। तो वो हम अच्छे से निभा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे हो वैसे ही चलते रहो। मेहनत, जैसे मैं पहले दिन से मेहनत कर रहा था वही मेहनत अभी भी, बल्कि और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी की, और ज़्यादा करें। और कुछ अगर आपके पास एक भगवान ने एक चीज़ दी है कि यार ठीक है मैं इस जगह पे हूँ और मैं ऐसी जगह पे जीत गया हूँ, ओलंपिक जीत गया हूँ, तो अभी ये है कि मैं और कुछ भी कर सकता हूँ इससे आगे भी। तो ये टाइम है, मैं इसको सोचता हूँ कि इसका आप जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, जितनी ज़्यादा मेहनत की जा सके करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा आने वाला नहीं है। तो मैं पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, और उसमें जिन भी लोगों से मिलो एक याद रहना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी तो एक छोटी सी है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि 100 साल या जितने साल जीते हैं लोग, कुछ पता नहीं है। लेकिन जितने लोगों से मिलो, कोशिश करो कि अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते किसी का दिल दुखाने की, पर गलती में कुछ भी हो सकता है, इंसान से कुछ नहीं पता, पर अपनी तरफ से कोशिश करो कि यार अगले को अच्छा लगना चाहिए, अगला हमसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, अगले को और ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। एक और चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। ये शायद आपके ह्यूमिलिटी की वजह से, कि आप बहुत मतलब रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो, पर उसकी वजह से मैं आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस नहीं सकता, और इसलिए हमारा एक क्वेश्चंस का राउंड है जिसका नाम है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। ओके। तो बहुत झट से आपको जवाब देना, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है बस कह देना, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल बनाए जिनकी वजह से आपके पर्सनालिटी के बारे में लोग और जान पाएंगे, ठीक है। आप रेडी हो भाई? बिल्कुल। ओके, बहुत झट से आंसर करना है, ठीक है, और शॉर्ट आंसर्स, फिर मैं आपको पूछूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। पहला सवाल, आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज क्या है? मेरी फैमिली। वाओ। ओके। एक फिटनेस टिप जिसने आपकी लाइफ बदल दी? फिटनेस टिप्स मुझे लगता है कि लगे रहो बस। मुझे लगता है कि कुछ भी मतलब हो, कुछ भी ट्रेनिंग पार्ट आपको कुछ किसी ने दिया, बस लगे रहो उस पे। कंसिस्टेंसी बस लगे रहना है। ओके। आपके अकॉर्डिंग जिंदगी का कठोर सच क्या है? जिंदगी का कठोर सच यही है कि सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, जैसा भी चले कोशिश करो कि उस मोमेंट को जीने की कोशिश करो। ओके। आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग सबसे स्टाइलिश आउटफिट क्या है? मुझे स्पोर्ट कपड़े ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही डाल के मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो मुझे अगर ये शादी ब्याह में भी अलाउड हो तो मैं यही डाल के चला जाऊँ। वो स्ट्रिंगर कैसा फील होता है जो आप जैवलिन थ्रो के टाइम पहनते हो, जिसमें बॉडी दिखती है, वो कंफर्टेबल होता है?
वो मैं टी शर्ट डालना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके। पर कई कॉम्पिटिशन्स में एक किट होती है कि भाई यही किट डालनी है आपको, तो वो डालनी पड़ती है। कैसा country की kit होती महसूस होता है कि आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त दिखती है उसमें? बस वो बॉडी तो मुझे लगता है कि बॉडी दिखाने के लिए मैं इतना वो नहीं करता, पर वो दिखनी है। वो अगर वो डाला है तो वो तो जितना दिखनी है, पर उस टाइम पे पूरा फोकस अपना इवेंट पे की गेम पे ही होता है। तो पता वो है, तो जब लोग आपके ट्रिपल एच जैसे बाल देखते हैं और आपके बॉडी को देखते हैं, हर भारतीय को ये लगता है कि यार दैट्स अ बॉय, उसे सपोर्ट करो, हमारा नीरज। नहीं, वो अच्छा लगता है। अभी तो मैंने बाल कटवा लिया, होपफुली जब 1-2 महीने में, जब 2-3 महीने में मेरे कंपटीशन स्टार्ट होंगे तो तब तक थोड़े आ जाएंगे। बालों में पावर होता है? बस स्टार्टिंग से रखता हूँ तो एक अच्छा लगता है, बस Okay. वो बन गया है एक अपना बंडाना डाल के बढ़िया से, और पूरा जोर लगा दो फिर। ओके ओके। घर पर जब आप बैठे हुए होते हो अकेले में, आप क्या पहनना पसंद करते हो? अकेले में मैं कोई लूज सी ट्रैक पैंट और टी शर्ट, सिंपल। ओके, कंफर्ट के लिए फिर हाँ, से। कंफर्ट के लिए बढ़िया। एक चीज जो लोग ओलंपियंस के बारे में बिल्कुल नहीं समझते या बिल्कुल नहीं जानते, उनकी मेरे हिसाब से उनकी पर्दे के पीछे की ट्रेनिंग, वो मुझे लगता है कि जो देखते हैं खेलते टाइम उससे एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा ही। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दिखा सकूँ लोगों को कैसे ना कैसे भी करके, पर वो जो ट्रेनिंग है वो असली चीज़ है। ट्रेनिंग के टाइम पे कभी उल्टी आई है? करनी पड़ी थी मुझे क्योंकि इतना सिर में दर्द, और इतना एक बार इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो गई थी। उस दिन मेरी साइकिलिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, और काफ़ी ज़्यादा सेट थे उसके, तो अंदर से जो भी थोड़ा बहुत खाया पिया था पूरा ऐसे अपने आप ही बाहर आने की, तो उल्टी करनी पड़ी थी। ऐसे आई नहीं है, कितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली तो बच गया उस चीज़ से, लेकिन करनी पड़ी थी एक बार। ओके, ये थोड़ा अजीब सवाल है, इन सवालों में से नहीं है, ठीक है। पर क्या आपके स्पोर्ट में भी स्टैमिना की जरूरत होती है? क्योंकि एक बार आपको थ्रो करना है। जी हाँ, एक बार करना है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्टेमिना की ज़रूरत बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारा कंपटीशन अराउंड 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलता है, और उसमें हम लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। मतलब हम एक थ्रो करते हैं, वापस आते हैं, हमको सिर्फ बैठे नहीं रहना है, हम कुछ ना कुछ स्पीड में भाग लेंगे, हम कुछ फेंकते रहेंगे, हम स्ट्रेचिंग करेंगे, हम फिर से स्प्रिंट लगा देंगे, तो हम एक्टिविटी करते रहते हैं। हम बिल्कुल बैठ नहीं सकते, क्योंकि बैठ गए तो वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा सब कुछ, फिर नहीं कर पाए अगली थ्रो। तो मेंटली और फिजिकली दोनों, मतलब कई जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, खासकर यूरोप के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनमें काफ़ी ठंड होती है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमको कंटिन्यू कुछ करते रहना है। थ्रो करके आए, अपना ट्रैक सूट डाला और फिर भागना शुरू, कुछ ना कुछ कर लिया, कुछ हेवी एक्सरसाइज कर ली, कुछ वैसे मूवमेंट करते रहे, क्योंकि अगर बॉडी ठंडी हो गई तो इंजरी भी हो सकती है। बिल्कुल। Okay. और आप परफॉर्मेंस भी अपना 100% नहीं पाओगे। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारा मान लो कंपटीशन टाइम है 4 बजे, तो हमको अराउंड 3:30 या फिर 3:15 हमको कोल रूम में जाना पड़ता है जी। और उससे भी पहले हम वार्म अप शुरू कर देते हैं। मतलब अराउंड 4 बजे कंपटीशन है तो हम 2:30 बजे वार्म अप शुरू कर देते हैं, और 4 से 5 या 5:30 बजे कंपटीशन खत्म होगा। तो अराउंड 3:30 तो नहीं, मतलब 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू हमको बॉडी चलाते रहना है। तो वहाँ पे स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे। मतलब मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। नहीं, I'm sure. बिल्कुल। ओके, मैं बस और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है? ओके। नीरज चोपड़ा के लिए शोहरत का मतलब है स्पोर्ट, लोगों की स्पोर्ट है। मतलब जिस वजह से आपको फेम, हाँ, जिस वजह से फेम मिला, वो रीजन अच्छा है। ओके, कि कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया है, तो इसलिए स्पोर्ट है, इसलिए आप एक चैंप हो। हाँ, वह चैंप मैं खुद को नहीं बोलूंगा, लोग बोलते तो हम बोल अच्छा देंगे नीरज चोपड़ा चैंप है। साउंड इफेक्ट्स लाइए दोस्तों। ओके ओके भाई, अभी थोड़ा गहरा सवाल है नीरज भाई। ओके, आप अभी वो केबीसी वाली फील दिला रहे हो। ओके, रेडी? हाँ, बिल्कुल। नीरज चोपड़ा के लिए प्यार का मतलब क्या है? प्यार एक बहुत ही प्योर चीज है, मुझे लगता है दिल से हो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सिर्फ दिखावा नहीं, दिखावा तो तंग कर देता है। ओके, दिल से हो तो स्पोर्टिव भी होता है, और एक पॉजिटिव वाइब्स होती है वहां पे। जी, तो वो पता लग जाता है। ओके, एक फिल्म जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली? भाग मिल्खा भाग काफी अच्छी लगी। फरहान अख्तर की फिल्म। ओके, क्यों?
एक तो स्पोर्ट की थी वो, एक उसमें रियल स्टोरी जो मिल्खा सिंह जी ने अपने लाइफ की बताई थी, और जिस तरीके से फरहान अख्तर ने अपने आप को उसके लिए रेडी किया, और वहाँ पे ऐसे लगा कि आप अभी भी गूगल पे चेक करोगे मिल्खा सिंह लिखोगे तो उनका फोटो आएगा, कि वो एक उन्होंने रियलिटी, मतलब ऐसा लगा कि यही है। तो वो कहीं ना कहीं वो, अगर आप रियल में उस बंदे के जैसे दिखने लगो और वही पर्सनैलिटी उसमें दिखे तो वो मजा आता है। और उनकी जर्नी दिखाए उसमें। आप वैसे मोटिवेशन के लिए फिल्में देखते हो? नहीं, वैसे कभी कभी ऐसे देख लेते हैं कि भाई टाइम है तो तब देख ली, पर कुछ फिल्में हैं जो मोटिवेट करती हैं, जो अच्छी लगती हैं देख के। और कोई फिल्म है ऐसे काफ़ी हैं, जैसे फॉरेस्ट गंप नाम की एक मूवी थी, वो बढ़िया। मैं जब लॉकडाउन था तो मैंने टॉप IMDb रैंकिंग्स की काफ़ी मूवीज देखी थी, तो उस टाइम में ये मूवीज काफ़ी देखी मैंने। फॉरेस्ट गंप मेरी भी सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि बेसिकली उसकी मैसेज ये है कि अगर आपका दिल साफ है, भगवान आपका ख्याल रख लेगा। हाँ, कोई कुछ भी कर लो फिर आप, मतलब अच्छा ही होगा उसमें, कुछ एक लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे। बस मेहनत करो और दिल साफ रखो। हाँ, दिल साफ रखो। ओके, अगला सवाल, जैवलिन थ्रो की सबसे मुश्किल चीज क्या है? जैवलिन थ्रो की डिस्टेंस, वही है जो मेन चीज है। दूर तक फेंकना उसको, क्योंकि फेंक तो सब लेंगे, लेकिन वो एक डिस्टेंस बढ़ाते थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में भी सालों लग जाते हैं। मतलब कितना बढ़ता है? मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2018 में मैंने 88.06 मीटर लगाई थी एशियन गेम्स में जी, नेशनल रिकॉर्ड किया था, और मेरा बेस्ट थ्रो था वो। तो वही रिकॉर्ड तोड़ा मैंने 2021 में, और वो भी 1 सेंटीमीटर से टूटा था, 88.07 मीटर। तो वो 18 से 19 में चलो मुझे इंजरी थी, लेकिन 20 में कोविड हो गया, लेकिन मैं खेल रहा था तब भी एक। तो 21 में फिर मैं दोबारा खेला तो 21 में टूटा। अभी भी पिछले साल 2022 में मैंने 89.94 मीटर लगाई, तो 1.5 मीटर अभी बढ़ी है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत लंबा जंप हो जाता है, काफ़ी मीटर भी बढ़ती है। कई बार वो आपका डिस्टेंस पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो डिस्टेंस काफ़ी मुश्किल चीज़ है उसमें। आपको खुद किसकी फैशन सेंस अच्छी लगती है? विजय देवरकोंडा ये काफ़ी अच्छे वो डालते हैं। ओके, कूल। मतलब मॉडर्न माचो स्टाइल है उनकी। हाँ, इंडियन भी काफ़ी डालते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब एक बाल थोड़ा अच्छे से, वो भी उनको लंबे बाल रखना, और वो अच्छे लगते हैं, वो बढ़िया। आप दाढ़ी उगाओगे कभी? कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, पर सभी बोलते हैं यार क्या कर रखा है तूने, कटवा ले अभी। फिर मेरा मन ही उड़ जाता है। पर देखते हैं कभी, होपफुली आगे जाके कोशिश करूंगा कि थोड़ा उगा सकूं। नीरज चोपड़ा के सुनहरी जुल्फों का राज क्या है? मैं कटवाता नहीं हूँ बाल, बस बढ़ते रहते हैं। तो और मैं बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ केयर करने में बालों की। इसलिए क्या होने लगा कि थोड़े थोड़े झड़ जाते हैं। वो एज की वजह से भी हर किसी को होता है ना। पर राज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही लंबे रखता हूँ, और मेरे स्ट्रेट बाल हैं, मतलब ऐसे घुंघराले नहीं होते हैं, कर्ली हेयर नहीं होते हैं, तो वो स्ट्रेट ही रहते हैं। तेल वेल डालते हो? तेल कभी कभी। हाँ, पहले काफी लगाता था, अभी तेल का इतनी आदत नहीं है। तो बस ये नेचुरल है। कंघा भी मुझे लगता है काफी ज्यादा 8-10 साल हो गए होंगे कंघा लगाता नहीं बालों में। तो वो पर ये शायद हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप रूटीन्स का भी एक रिजल्ट हो सकता है। कितना सोते हो वैसे आप? रिकवरी के लिए तो सोना पड़ता है। दिन में अराउंड कम से कम 7 घंटा तो होना चाहिए, मतलब रात को, और थोड़ा बहुत दिन में 6-7 घंटे की, 6-6.5 घंटे भी रात को, या 7 घंटे रात को, और दिन में भी आधा घंटा, 1 घंटा भी मिल जाए तो बहुत है। क्योंकि ट्रेनिंग के बीच में वो रिकवरी टाइम जरूरी है। अगर किसी दिन आपको मोटिवेशन नहीं फील हो रही है तो आप क्या करते हो? मैं अगर ट्रेनिंग है तो मैं, अगर मुझे लग रहा है कि आज नहीं है तो मैं कुछ और करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ स्पोर्ट एक पार्ट है लाइफ का, ये लाइफ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब यार मैं आज सिर्फ खाते पीते हैं, बस कोच के साथ बैठूंगा, अपने दोस्तों के साथ, या कुछ भी, आज सिर्फ फ्री रहना है, कुछ करना ही नहीं है। वो भी जरूरी है। कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि यार हमको करना ही है ट्रेनिंग, यार करना ही है। वो आप दिल से अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलनी चाहिए वो काम करने में, और तभी उसका फायदा भी मिलेगा आपको। ऐसे आपके ऊपर प्रेशर होगा और आप जबरदस्ती करोगे, आपका शरीर टूटा हुआ है और आप फिर भी लगे रहो, तो वो इंजरी के चांस है उसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार चलो आज घूमने चलते हैं,
मैं कोच को बोल देता हूँ कि नहीं आज नहीं है मूड, बस आज नहीं करेंगे। कोच भी वो अच्छा टूनिंग बनी हुई है, फिजियो है मेरे कोच हैं तो उनके साथ अच्छी टूनिंग बनी हुई है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है पुश मत कर खुद को, फिर ठीक है। चिल करने के लिए क्या करते हो, मतलब जब आप घूमने जाते हो कहाँ जाते हो? खाने खाते भी हैं, बस खाने में ध्यान रखना पड़ता है कि हेल्दी चीज़ ही खाएं, क्योंकि फिर ट्रेनिंग के टाइम अगले ट्रेनिंग में निकलना है वो सब कुछ। फेम मिलने के बाद अपने स्टाइल के बारे में क्या सीखा है, फैशन और ये सब? फैशन के बारे में वही मैं बोलूँगा, मतलब कपड़े वगैरह जूते वगैरह खरीदने का, स्नीकर्स लेने का, स्नीकर्स मैं काफ़ी लेता हूँ, लेकिन मुझे खरीदने का शौक है। मैं पता नहीं क्या है कि मैं डालता नहीं हूँ, ज़्यादा डाल नहीं पाता। मैं खरीदता हूँ और रख देता हूँ, शायद से आगे यादगार के तौर में कुछ खेलता हूँ कहीं पे, वो मैंने किट डाली है तो मैं रख लेता हूँ कि यार आगे उसके लिए। पर अभी जैसे कल भी मैं आया तो वो कैमरा के साथ खड़े थे, पता नहीं मुझे तो आदत नहीं है, अब जो बॉलीवुड से आते हैं तो वो तो पूरा कैमरा घुमरा उनको आदत हो गया उस लाइफ की। और मैं ऐसे ही निकल गया, मैंने जोगर डाला था, मैं परसों कहीं पे गया था तो वैसे ही मैं सुबह घर से उठा तो वही पैंट मैंने दोबारा डाल के मैं आ गया। मैं जस्ट ऐसे बोल ही रहा था जो भाई साथ में थे मेरे कि यार मैं देखो ऐसे कपड़े डाल के आ गया, थोड़ा एयरपोर्ट वगैरह पे थोड़ा ठीक से डाल के आने, थोड़ा आगे ही वो फिर कैमरे वाले स्टार्ट हो गए फोटो खींचने। तो वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे सीखना है थोड़ा। ओके, नीरज चोपड़ा की ड्रीम वाइफ कैसी होगी? सोचता नहीं, बस देखो भगवान, बस वही है कि शायद से बस ओरिजिनल हो, वही कि जैसे है वैसे अच्छे से वो हो, क्योंकि एक सिर्फ दिखाने के लिए ये हो कि मैं मेरे साथ अच्छी है या फिर वो चीज़ नहीं, मतलब एक ओरिजिनलिटी हो तो अच्छा रहेगा। फेमस गाय प्रॉब्लम्स लेट्स सी, देखते हैं। मतलब वही है कि बस ओरिजिनल हो और बढ़िया लगेगा, फिर अच्छे से चलेगा सब कुछ। भले ही चाहिए नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा फेमस या नाम फेम हो, ठीक ठाक भी है तो, पर ऐसे होना चाहिए कि भाई हाँ फैमिली के साथ अच्छे होने चाहिए। हाँ। अब सिंगल हो? अभी तक तो हाँ। ओके। और नीरज चोपड़ा का सबसे मनपसंद जैकेट और मनपसंद जूते कौन से हैं? मनपसंद जैकेट मुझे वो पफर जैकेट होती है ना, थोड़ी मोटी मोटी सी, जी। सर्दी में डालते हैं जो, तो वो काफी अच्छी लगती है। और मनपसंद जूते अपने जेवलिन के शूज बहुत ज्यादा पसंद है, उनमें कीले होती है, वो मैं ऐसे डाल के नहीं घूम सकता पर वो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये था नीरज भाई हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। थैंक यू। आपको जाना मैंने इसके थ्रू यार, आप फैमिली ओरिएंटेड हो बहुत। आप वही है जो मतलब क्योंकि क्या हुआ कि जो अपने आप ही इतने उससे आते हैं ना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से उठा, गांव से निकला, बहुत सारे दोस्त भी मिले, बहुत हमारे बारे में ऐसे बोलने वाले कि इससे कुछ नहीं होगा वो भी मिले, बहुत सपोर्टिव लोग भी मिले, तो सब चले गए। मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे साथ टिक पाए या फिर समझ पाए हमको। फैमिली से ही है जो हमको आज तक वैसा ही देखते हैं जैसे हम हैं, और हम उनके साथ वैसे ही रह सकते हैं। तो वही इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ जितना वैसे रह सकें। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कुछ ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदे मिले आपके करियर में? पेरेंट्स तो मतलब हमारी एक बात बताऊँगा, मेरी जॉइंट फैमिली है, हम अराउंड 18-19 लोग हैं घर में, मतलब सभी बच्चे, मेरे कजन सभी मिला के, मेरे दादाजी हैं, तो सभी साथ में रहते हैं। और मेरे माँ और पापा को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ स्टेडियम में कहाँ पे जा रहा हूँ। छोटे अंकल हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक था, उनके काफ़ी करीब था मैं, तो वही मुझे सपोर्ट करते थे कि यार, वो भी मुझे स्टेडियम में लेके गए। ये कॉलेज की बात है कर रहा हूँ? ये स्कूल, मतलब काफ़ी टाइम पहले स्कूल में था, उस टाइम छोटा था, तो उनके काफ़ी उसमें रहा और सपोर्ट किया उन्होंने। कभी भी फैमिली की सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि यार तू मेडल जीत, तू ये कर, बस मुझे टाइम दिया। और उन्होंने काफ़ी जल्दी समझ लिया था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे मन को शायद समझ लिया कि ये दिल से मेहनत कर रहा है, ये आज नहीं भले ही कुछ साल लग जाएंगे लेकिन ठीक चल रहा है ये, तो उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया। और आज मैं अभी सोचता हूँ तो आज भी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि भाई तू ऐसे ही लगा रहो। वो कभी मुझे नहीं बोलते कि ये कर वो कर वो कर, वो बोलते हैं कि अब तू अपने आप ही समझ गया चीज़ों की, अपने आप ही तूने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया है, बस हमारी जहाँ भी ज़रूरत लगे वो बताता रहा अगर। वो हमेशा ही बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं। आपको पड़ती है ज़रूरत? किसको नहीं ज़रूरत पड़ती, मतलब आप बात करने में भी ये मान लो एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, घर पे बात कर ली। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है पॉडकास्टिंग करने के बाद आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो। तो मेंटली स्ट्रांग तो है, लेकिन शायद से एक इंसान भले ही अकेला आया है, अकेला जाना है, लेकिन शायद से आपके कोई करीबी हैं तो उनके साथ भी ज़रूरी है, मतलब फैमिली के साथ फैमिली को टाइम देना, क्योंकि उन्होंने ही, उनकी वजह से ही है दुनिया में, तो सब ज़रूरी है। मेडल जीतने के बाद आप रोए? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं रोऊंगा, मैं रो पड़ूं, लेकिन रोया नहीं यार, पता नहीं, देखते हैं, शायद से कुछ स्पेशली मेडल होगा जहाँ पे मैं रोऊंगा। बट क्या महसूस हो रहा था जब आप पोडियम पर खड़े थे? बस यही महसूस हो रहा था कि यार, कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे स्पोर्ट का, क्योंकि ओलंपिक, मेरे स्पोर्ट का ओलंपिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे अपना नेशनल एंथम में बजवा पाया। एथलेटिक्स ट्रैक में मतलब जितने भी लोग थे सभी खड़े होते हैं, भले ही कम लोग थे पर सभी लोग खड़े थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारे नेशनल एंथम को। खुद के बारे में क्या महसूस हो रहा था? खुद के बारे में वही लग रहा था कि यार कुछ किया है नीरज ने। हाँ, कुछ तो, गले में गोल्ड था और ऐसे फील हो रहा था बहुत ही कि यार कुछ तो किया। पूरी जर्नी थोड़ी हजारों लाखों थॉट्स थे कुछ देर के लिए कि यार वो मेहनत ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे बचपना गुजरा है, गांव से बिलोंग करता हूँ, हर चीज़ छोटी याद आ रही थी कि यार कैसी जर्नी से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो मज़ा आता है सोचने। फिर गाँव की खासियत क्या होती है? गाँव की खासियत होती है कि आप देखो कि बड़े ही सिंपल आदमी होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, छल कपट नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, छल कपट वाले भी सब जगह मिल जाएंगे लेकिन कम मिलते हैं वहाँ पे, सिंपल होते हैं बिल्कुल ही। ओके। हाँ, हरियाणा से इतने एथलीट्स कैसे निकल कर आते हैं भाई? मतलब हर स्पोर्ट में एथलीट्स होता है। कुछ तो है, कुछ तो मतलब एक जिद्दीपना लगा लो, या फिर एक वहाँ का ट्रेडिशन बन गया स्पोर्ट। आप सुबह 4-5 बजे भी ऐसे गांव से निकलोगे तो सड़क पे आपको बड़े बच्चे भागते हुए नजर आएंगे, तो वो एक पैशन है स्पोर्ट के प्रति। वो चाहे ग्राउंड नहीं है, मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं था, हम फिर भी सड़क पे दौड़ लगाते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है कि आप वो फैसिलिटी ही नहीं मांगते कि यार हमको ये भी चाहिए, जिसको करना है निकलता रहेगा करते करते, कहीं स्टेडियम में भी जाएगा, फिर और अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, पर करो आप, बस मेहनत करो। मुझे लगता है कि वहाँ स्पोर्ट्स का एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम भी है, और अभी तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, धीरे धीरे स्टेडियम्स बन रहे हैं जी। और वही है, खान पान भी है एक बहुत ही जरूरी, खान पान बहुत एक बड़ी होता है। हाँ बताइए। खाना पीना क्या है कि वही है, सभी अगर में अपने भैंस होती है तो दूध, घी, पनीर, दही सब कुछ, और अपना क्योंकि हरियाणा है तो वही हरियाली, अपना खेत होते हैं सभी के लगभग गांव में तो, और ज़्यादातर खिलाड़ी आप देखो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो अपने खुद की सब्जी या खाना पीना अपना खुद का होता है, ऑर्गेनिक टाइप में ज़्यादा, तो वो अच्छा खाना पीना तो घर पे फोर्स करते हैं वहाँ पे हरियाणा पंजाब में कि खाओ और खाओ और खाओ, और खाना और मेहनत का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो फिर अपने आप ही हो जाता है। आप वेज हो? नहीं, मैंने नॉन वेज स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एथलीट्स को खाना पड़ता है, बाहर नहीं मिलता वेज, बहुत मुश्किल होती है। मैं वेज ही था, लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे टूटने लग गया था, काफ़ी मेहनत तो उतनी चल रही थी, डाइट कम थी, तो ऐसे सूखता आ गया था। तो साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तू कुछ स्टार्ट कर ले, कुछ थोड़ा बहुत खा ले, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी। मैं बाहर ऑप्शन नहीं मिलते। ये डेफिनेटली मानता हूँ, मैं खुद वेज हूँ, वेज बन चुका हूँ, और एज 25 तक नॉन वेज खाया था, अब बाय चॉइस वेज बन चुका हूँ, पर डेफिनेटली बॉडी अफेक्ट हुई है, स्ट्रेंथ लेवल्स अफेक्ट हुए। मैं भी स्पोर्ट तक तो मैं वही सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जब तक चल रहा है कि कर्म ही धर्म है जी, बाकी उसके बाद में मेरा भी यही है कि यार नॉन वेज वगैरह से दूर, लेकिन जब तक मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ तब तक मैं, जब मेहनत के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार उन चीज़ों को कंटिन्यू रखें जी। डाइट के बारे में कुछ बताइए, क्या खाते हो आप? डाइट के बारे में मुझे नॉन वेज में बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत नॉन वेजिटेरियन हूँ, कभी कभी चिकन या फिश या अंडे, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ मैं नहीं खाता, ज़्यादातर फिर अपना पनीर या इनसे पूरा करता हूँ। मुझे नॉर्मल सैलेड में टोफू या ये चीज़ें और सभी तरह की सब्जियाँ उसमें डाल लेता हूँ, चावल और कुछ फ्रूट्स, तो कर्ड, दही वगैरह ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, और बाकी का कुछ सप्लीमेंट ले लेते हैं अगर लगे कि भाई विटामिन डी का सप्लीमेंट चाहिए या फिर विटामिन सी चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शेक थोड़ा, क्योंकि डाइट से आप बहुत ज़्यादा खा के, क्योंकि ट्रेनिंग भी करनी होती है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर सकते, तो हर चीज़ का कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस सा बना रहे। प्रोटीन शेक पीते हो? हाँ, दिन के
दिन के 1 या 2 मतलब Okay. बहुत ज्यादा नहीं, 1 या 2 स्कूप, एक ज्यादातर 1 या फिर 2 टाइम हैवी ट्रेनिंग हो 2। ओके। और कोई सप्लीमेंट्स लेते हो आप, क्रिएटिन टाइप्स? क्रिएटिन इतना ज़्यादा नहीं, पर विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह, और जॉइंट्स के लिए जी कुछ फिश ऑयल वगैरह, ताकि जॉइंट्स थोड़े वो रहें। और यही है मतलब जो एक बेसिक नीड होती है। ओके। वो हाँ। थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। वेट ट्रेनिंग तो हमारी टेक्निक इतनी सही नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकूँ मैं और स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, तो वेट ट्रेनिंग हम काफ़ी करते हैं। क्लीन, जर्क, स्नैच, स्क्वाट। हमारी एक एक्सरसाइज होती है पुल ओवर। हम ऐसे बेंच पे लेट के हम पूरा अपना ये शोल्डर स्ट्रेच करते हैं पीछे, और फिर वेट को वापस खींचते हैं। तो हमारी जो जेवलिन की मसल्स हैं, ये हमारी जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा। तो आप कभी अभी आप जिम में होगे तो आप एक बेंच पे लेट के पूरा, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए बेंच की, कुछ नीचे बॉक्स रख के आप जस्ट ट्राई करना। तो मैंने अराउंड 95-100 kg तक मैंने उसको पुल किया हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करना, वो काफ़ी डिफिकल्ट और जो वो एक्सरसाइज है, तो वो है जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। मतलब जो जेवलिन की मूवमेंट होती है वो जिम में करो एकदम भारी वेट के साथ। हाँ, मतलब स्टार्टिंग लाइट से करते हैं, धीरे धीरे भारी भारी करके, क्योंकि वो क्या कि फ्लेक्सिबल भी बनाती है और उस मसल्स में जो जहाँ से हम वो करते हैं यहाँ पे एल्बो, स्ट्रेंथ भी आती है। जैसे कि कहा जाता है ना फिजिक्स में, पावर इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्ट्रेंथ। तो यहाँ आप स्ट्रेंथ का काम कर रहे हो। हाँ, स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में। शायद फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्पीड ज्यादा बढ़ती है, आई डोंट नो। ये मैं उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप लंबी मतलब आपका और ज्यादा arc आपको जगह मिल जाएगी फेंकने की। जी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप पहले ही एक शॉर्ट मूवमेंट हो जाएगा, यहीं पे जेवलिन आ जाएगी और फिर आपको छोटी सी उसमें फेंकना पड़ेगा। हाँ, वो है कि वो इसमें हमको टाइम मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी से, तो हमको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पीछे तक रखती है शोल्डर को, और हमारा ब्लॉकिंग लेग जब लगता है तो पूरा फिर सिर्फ हाथ का काम रह जाता है। जी। फिर जितना हम जोर से फेंक सकते हैं, तो ये पूरा 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 टाइम लेता है। और फिर लास्ट में जाके एक रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को हम ऐसे उंगली को ऐसे छोड़ते हैं ना, जी जी जी। तो उस तरह से वो फिर ऐसे फेंकता है। ये पैर है जो ब्रेक मारता है, और फिर पीछे से बहुत ज्यादा स्पीड में ये हाथ थ्रो करता है, और ऐसे हवा सी निकलती है हाथ से। तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा। जब आप थ्रो कर रहे होते हो, दिमाग में क्या चल रहा होता है थ्रो के वक्त? ट्रेनिंग में तो यही चल रहा होता है, जो कोच बताता है कि यार तेरा ब्लॉकिंग लेग थोड़ा मुड़ गया, या तूने पहले एल्बो को ऐसे मोड़ लिया, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निक है। मतलब मैं घुसा नहीं इस चीज़ में, मैं जानबूझ के नहीं घुसा कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस में घुस जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देसीपना भी रहना चाहिए सही बताऊँ तो। पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मेरा कोच है जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको, मतलब हमारे एंकल से लेके या पूरी नी, ग्लूट्स और बैक, शोल्डर, एल्बो, सब जगह, मतलब एक एक चीज़ है जो थोड़ी सी भी गलत होगी तो गड़बड़ कर देती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपना वैसे ही कोशिश करता हूँ कि अच्छी रहे टेक्निक, लेकिन अपना वैसे फेंकता है देसी तरीके से कि यार बस कंपटीशन में तो बस जोर ही लगाना है, पहले ही कर लो जितनी टेक्निक करनी है। कि वो माइंड मसल कनेक्शन भी बन जाती है। हाँ, क्या कहते हैं उसको, मतलब ऑटोमेटिक बन जाती है आपकी बॉडी। हाँ, बस वो वो एक कर करके वो काम कर करके वो वहां पे फिर आपको बस जोर लगाना है। पर आपके दिमाग में आपको क्या दिख रहा होता है उस टाइम पे? तो बस यही दिख रहा होता है कि बस जेवलिन हाथ में है और फेंकनी है, बस और कुछ नहीं। पावर, जितना जोर से फेंक सको बस। गुस्सा भी होता है, एग्रेसिव होता हूँ मैं कंपटीशन के टाइम पे, मतलब फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि भाई बस पागलपंती है, बस फोकस भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एग्रेसिव तरीके से खेलता हूँ। थोड़ा अग्रेशन फील होती है तब। इस अग्रेशन को कंट्रोल करना भी आपने कहीं से सीखा था? नहीं, वो आ गया जब, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे भी गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, अपना ग्राउंड पे निकाल दो पूरा ग्राउंड पे जाते हैं, वो पूरा गुस्सा ठंडा करके आते हैं हम। क्योंकि आपको किस बात पर गुस्सा आता है नीरज भाई? कुछ भी बातें होती हैं, मतलब वैसे ही कुछ बात होगी, किसी इंसान ने ऐसी बात बोल दी, फील हो जाती है कभी कभी, अच्छा नहीं लगता यार। कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का बुरा चाहते नहीं है, लेकिन अगला ऐसा फील कराता है कि जैसे यार ये क्या बोल दिया मैंने, तो वो खुद में ऐसा लगता है कि यार कुछ सच में गलत तो नहीं होगा। तो वो सोच के मैं एक बात को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता हूँ अपने माइंड में। पर जैसे ही मैं ग्राउंड पे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है मेरी ट्रेनिंग। कितना भी कुछ है मेरे माइंड में, जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा 100% अपना वहीं पे लगाता हूँ। और
बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी लाइफ में हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने में। ओके, अब हम मेंटल फिटनेस के बारे में बातें करेंगे। तो आपने कहा कि एक्चुअली ओलंपिक्स में जो लोग मेडल्स जीतते हैं फिजिकली टेक्निकली शायद सब एक जैसे हैं, पर जो मेडल्स जीतते हैं उनमें वो मेंटल फिटनेस का एक एज होता है। मतलब क्या? मतलब यही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ लोग हैं जो हेल्प भी लेते हैं, और मैं मानता हूँ कि भाई बिल्कुल आपको हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की या किसी को भी महसूस हो रहा है तो। कुछ एथलीट्स होते हैं जो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन्स में बस टाइट हो जाते हैं, मतलब वो कर नहीं पाते जो ट्रेनिंग में करते हैं। वो बहुत हैं ऐसे, पर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार या तो वो बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार मुझे ये करके ही जाना है यहाँ से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने गेम को, अपने स्पोर्ट को एंजॉय करो। खेल रहे हो आप, ऐसा बनाओ कि आप खेल भी रहे हो और आप अच्छा भी कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है। आप उस मोमेंट को एंजॉय करो। मुश्किल है करना, लेकिन इतना ज़्यादा अपना फोकस ले आओ, इतना ज़्यादा, मतलब मुझे सच बताऊँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं उस चीज़ को बढ़ाऊँ। मैं ग्राउंड पे एंट्री करता हूँ, मैंने ओलंपिक ग्राउंड पे एंट्री की तो मैं ऐसा लगा कि जैसे ये गेट है, अलग ही दुनिया में घुस गया। ऐसे दिखा पूरा इतना बड़ा स्टेडियम, पूरा फोकस एकदम। लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो तब? कुछ ऐसा होता है पूरे स्टेडियम में, लोगों से भरा होता है स्टेडियम, कई बार क्या पता कितने हजारों 70-80 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पे, लेकिन रनवे पे खड़े हैं, दुनिया चिल्ला रही है, तालियां मार रही है, कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। वो इतना जबरदस्त, एक आधी बार तो इतना ज़्यादा जबरदस्त फोकस होता है, और वो हर थ्रो में बढ़ता ही जाता है। मतलब 6 थ्रो मिलती है हमको फाइनल में, अगर हम बेस्ट 8 तक पहुँचते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है। बहुत अंदर तक हम घुस जाते हैं, बड़ा डीप उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस मोमेंट को। इसे कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं कि आपकी बॉडी शायद यूनिवर्स कंट्रोल कर रही है उस मोमेंट में। आप ये मानते हो कि कोई हायर एनर्जी? कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स के बारे में कुछ भी आज तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतना सा ही पता लगा पाए हैं इंसान। बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, मैं तो ये मानता हूँ। अगर किसी ने आपको मतलब ओलंपिक कमीशन का हेड बना दिया और आपको ये कहा कि यार और गोल्ड मेडल लाने भारत के लिए, तो आप क्या चेंजेस लाओगे? सबसे पहले तो वही है कि ग्राउंड्स होंगे। सबसे पहली बात, हमको ग्राउंड्स नहीं मिलते गांव जैसी जगह पे, ग्राउंड स्टेडियम्स होंगे, एटलीस्ट 1 या 2 कोच होंगे स्पोर्ट उस गेम में। ये बहुत, मतलब ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम अच्छे से हर चीज़ प्लान हो तो। मान लिया हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे अलग अलग बड़े बड़े स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं। कई गांव के बीच में ऐसा एक जगह है कि भाई यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, इतने गांव के यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और एटलीस्ट एक स्टेट में कुछ तो स्पेशल ऐसा हो कि मल्टीपर्पज़ कुछ ऐसा कि सभी स्पोर्ट। और खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अच्छे स्टेडियम, अच्छे ट्रैक और हर तरह का स्पोर्ट होना चाहिए। तो ताकि जितने ज़्यादा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने यहाँ पे, ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल पाती, कोच नहीं मिल पाते बच्चों को, तो कईयों के सपने दबे दबाए रह जाते हैं। हमारा ऑनर है, पूरी टीम का ऑनर है कि आप यहाँ हमारे ऑफिस में आकर आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, लोगों को इतना कुछ सिखाया। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे। पहली चीज़, जितना भी ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, जितने भी थैंक यूज़ फील हो रहे हैं, वो मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा। जो आपने देश के लिए किया बहुत बड़ी चीज़ है। आपने एक पूरे जनरेशन को इंस्पिरेशन दिया। थैंक यू भाई। जितने भी लोगों को ओलंपिक्स में जाकर मेडल्स जीतने, आपका चेहरा अब उनके दिमाग में, उनके दिल में, तो बहुत बड़ी चीज़ करी आपने। थैंक यू। और ये सब करने के बाद भी जितनी ह्यूमिलिटी आपके दिल में, ये बहुत कम लोगों में होती है। थैंक यू तो भाई। डेफिनेटली आप जैसे कहते हैं भगवान का बंदा, आप भगवान के बंदे हो। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम ब्रो। और जाने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट है। अरे ये हमारी पूरी टीम की तरफ से और आजियो की तरफ से आपके लिए। एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। थोड़े से चॉकलेट्स है इसमें, थोड़ा भारी है भाई। सही है, कोई बात नहीं, काफी भारी वेट उठाते हैं हम ट्रेनिंग में। तो थैंक यू। भले ही मैं ट्राई जरूर करूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन कि अभी ट्रेनिंग पूरी दबा के चल रही है, कोई ना, पर काफी लोगों के मुंह में ठेकराऊंगा इससे। अरे ब्रो, अगर चाहिए आप नीचे रख सकते हो। ओके, थैंक यू भाई। बस ये कहना चाहूँगा फिर से, थैंक यू। और
इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारे थैंक यूज और हमारे चॉकलेट्स नहीं है, बहुत प्यार भी है आपके लिए Thank you और भाई। बहुत दुआ है कि आप हमारे देश के लिए और भी बहुत कुछ करें, Thank you मेडल्स so much जीते। भाई। एंड आई होप, ये मेरे दिल से प्रार्थना है कि आपके करियर के खत्म होने के बाद आप सच में ओलंपिक कमीशन के कुछ हेड बन जाए इंडिया के और भी ज्यादा मेडल्स लाए हमारे देश। थैंक यू भाई, पूरी Thank you कोशिश भाई। करूंगा पूरी। गॉड ब्लेस यू। Thank you। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। शायद यही मेरी करियर की एक ब्लेसिंग है कि इन सुपर अचीवर्स से मिलने का, इनसे बात करने का एक मौका मिल जाता है मुझे। यार, ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत सारे लोग सिर्फ ओलंपिक्स में कंपीट करने का एक ख्वाब रखते हैं अपने दिल में, इन्होंने वहां जाकर एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। आप ही सोचो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और आप यही सोचो कि ये मेरे लिए कितना बड़ा एक्सपीरियंस है कि मुझे इस तरह के दिमाग, इस तरह के दिल से सीखने का एक मौका मिल जाता है, और तो और इस नॉलेज को आपके साथ मुझे शेयर करने का एक मौका मिल जाता है। यार, दिस इज अ ड्रीम जॉब फॉर मी। बहुत बढ़िया एपिसोड आने वाला है आगे के 4 हफ्तों में। प्लीज सपोर्ट करते रहिए। इन ऑर्डर टू अचीव इट इन स्टाइल, TRS से सीखते रहिए। और अगर आपको ऐसी ही लुक चाहिए खुद के लिए, आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए। दिस लुक स्टाइल बाय आजियो, जाकर शॉप कीजिए और स्टाइलिश बनते जाइए। TRS विल बी बैक वेरी वेरी सून।